नमस्कार साथियों, 10 अगस्त 1962 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन अलेक्जेंडर मैककॉन को पड़ोसी देश क्यूबा से मिलने वाली रिपोर्ट कुछ सस्पिशियस लगती है, जिसमें यह बताया गया कि सोवियत संघ क्यूबा में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें डिप्लॉय कर रहा है। CIA के डायरेक्टर ने इस जानकारी से संबंधित एक मेमोरेंडम तैयार करके उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को भेजा और ये आशंका जताई कि सोवियत संघ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का प्रयोग अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को छिपाने के लिए कर रहा है। ऐसी ही एक जानकारी 31 अगस्त को सेनेटर केनेथ बी किटिंग अमेरिका के अपर हाउस सेनेट में देते हैं। उन्हें ये जानकारी फ्लोरिडा में रहने वाले उन लोगों से मिलती है जिन्हें क्यूबा की सरकार ने देश निकाला दे दिया था। एक रिपोर्ट तो ये थी कि क्यूबा के कस्बों की सड़कों पर बड़े बड़े ट्रकों को कैनवस से ढक कर ले जाया जा रहा है, जिन्हें मोड़ने के लिए काफी जुगाड़ और तिगड़मबाजी करनी पड़ रही है। इन ट्रकों पर सिलिंड्रिकल शेप में कुछ लोड किया गया है। पड़ोसी देश से आ रही इन खबरों की पुष्टि करने के लिए USA की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 9 अक्टूबर को हवाई सर्वेक्षण करना शुरू किया और 14 अक्टूबर को ड्रैगन लेडी के नाम से मशहूर लॉकहीड U-2 जासूसी विमान के पायलट मेजर रिचर्ड हेसर ने 928 तस्वीरें खींची। 15 अक्टूबर को CIA के नेशनल फोटोग्राफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर ने आइडेंटिफाइड स्पॉट्स को मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चिंग पैड के रूप में आइडेंटिफाई किया। इस जानकारी की और पुष्टि करने के लिए सोवियत जासूस ओलेग पेंकोवस्की, जो कि एक डबल एजेंट था जिसने सोवियत संघ के कई मिलिट्री सीक्रेट CIA और MI6 को बेचे थे, उसने भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के डिप्लॉयमेंट की खबर की पुष्टि की। रात 8:30 पर CIA ये खबर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तक पहुंचाती है, पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैकजॉर्ज बंडी प्रेसिडेंट केनेडी को ये खबर देने के लिए सुबह तक इंतजार करने का फैसला करते हैं। हालांकि स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट मैकनमारा को रात में ही ब्रीफ कर दिया जाता है। जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को ये सूचना मिलती है तो वे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कुछ अन्य एक्सपर्ट एडवाइजरों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं, जिसे एक्सोकॉम का नाम दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में परमाणु बम का विकराल स्वरूप पूरी दुनिया ने देखा था, जब इसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने पहली और आखिरी बार प्रयोग किया था। खैर, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि अमेरिका को भी इतने डिस्ट्रक्शन की उम्मीद नहीं थी, और जब 1962 में दो परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने आ गए तो पूरे विश्व को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाए। रसिया और यूक्रेन के बीच जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हुए आप इस बात का अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि दोनों ही देश ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन कभी नहीं आने देंगे, क्योंकि वे ऐसा पहले भी कर चुके हैं। न्यूक्लियर वॉर की वो पहली आहट जो पूरे विश्व ने महसूस की, उसे विश्व इतिहास में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस क्राइसिस के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम को। On this side of the world, less than 90 miles from Florida, we faced another communist challenge, one that caused a world crisis. विश्व के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाने वाला क्यूबा एक आइसलैंड कंट्री है जो अपने सालसा डांस और सिगार के लिए भी चर्चित रहता है। ये वही धरती है जिस पर 28 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने कदम रखा था। क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। क्यूबा नॉर्थ अटलांटिक कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा कैरिबियन देश है जो कभी स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था। 1898 में हुए स्पेनिश अमेरिकन वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जिसे ऑक्युपाई कर लिया जाता है और 4 सालों बाद 1902 में क्यूबा को इंडिपेंडेंस मिलती है। मगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यूबन अफेयर्स जैसे कि फॉरेन रिलेशंस और सुपरविजन ऑफ फाइनेंस आदि के मामले में इंटरवेन करने का अधिकार अपने पास रखता है, और ऐसे में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमेशा ये चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो क्यूबा में प्रीमियर बने वो प्रो US हुआ करे। क्यूबा में 1933 में सार्जेंट रिवॉल्ट देखने को मिलता है, जिसे फुलजेंसियो बटिस्ता ने लीड किया, और कमोबेश 1958 तक डिक्टेटरशिप उनकी बनी रही। हालांकि 1940 में नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है, मगर पॉलिटिकल क्राइसिस भी होते रहे। दिसंबर 1958 में फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में एक विद्रोह होता है। 1 जनवरी 1959 को तानासा बतिस्ता देश छोड़कर भाग जाते हैं। शुरुआत में USA इस रिवॉल्यूशन के पक्ष में हुआ करता था। उन्हें लगता था कि क्यूबा में इस तरीके से डेमोक्रेसी आएगी, पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते उस समय खराब हो जाते हैं जब फिदेल कास्ट्रो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा को लीगलाइज कर देते हैं और एग्रेरियन रिफॉर्म लाकर हजारों एकड़ जमीन को नेशनलाइज कर देते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लैंड होल्डर्स की भी जमीनें हुआ करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजिकल जंग
यूएसए और सोवियत संघ के बीच पहले से चली आ रही थी। यूएसए कैपिटलिज्म यानी कि ओपन मार्केट और सरकार के कम हस्तक्षेप वाली पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। वहीं सोवियत संघ कम्युनिस्ट विचारधारा जिसमें बाजार और उत्पादन के सोर्सेज पर सरकार के नियंत्रण वाली व्यवस्था का समर्थक था। इनके बीच एक कोल्ड वार चल रही थी। कोई डायरेक्टली एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहता था, पर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना और दूसरे की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करने का कोई भी मौका ये दोनों ही देश नहीं छोड़ते थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और क्यूबा के रिलेशन उस समय और भी ज्यादा खराब हो गए जब यूएसए ने कई तरीके के सैंक्शन क्यूबा पर लगाए और क्यूबा की यूएसए में जो भी प्रॉपर्टीज थी उन्हें फ्रीज कर दिया गया। कई तरीके के ट्रेड एम्बार्गो लगाए गए। ऐसे में क्यूबा सोवियत संघ के लिए झुकाव दिखाना शुरू करता है और सोवियत संघ के वाइस प्रीमियर अनास्तास मिल्कियान के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ये बात नागवार गुजरती है। इसके जवाब में यूएसए बे ऑफ पिग्स इन्वेजन प्लान करता है, जो क्यूबा तो क्या किसी भी देश के लिए उकसावे से कम नहीं थी। मार्च 1960 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर CIA के एक प्लान को अप्रूव करते हैं, जिसमें CIA क्यूबा से एग्जाइल किए गए रिफ्यूजियों को हथियार और ट्रेनिंग दे करके वापस क्यूबा में भेजेगा ताकि फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका जाए। प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के कार्यकाल में 14 अप्रैल 1961 को 1400 से ज्यादा क्यूबाई रिफ्यूजियों को बे ऑफ पिग्स में उतार दिया जाता है, लेकिन ये प्लान क्यूबा की आर्म फोर्सेज और वहां की लोकल मिलिशिया ने मिलकर के फेल कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इस नाकाम कोशिश ने फिदेल कास्ट्रो को उकसावा देने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया और जो रिएक्शन क्यूबा की तरफ से आया वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए एक स्टेज सेट कर गया। कोल्ड वॉर की एक अंतर्राष्ट्रीय घटना जर्मनी में जून 1961 में होती है, जिसे बर्लिन क्राइसिस के रूप में याद किया जाता है। वार्सा पैक्ट के कारण सोवियत संघ और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के कारण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जर्मनी में आमने सामने थे। जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में बांट दिया गया। ईस्ट जर्मनी को सोवियत संघ और वेस्ट जर्मनी को यूनाइटेड स्टेट का समर्थन था, तो ऐसे में स्वाभाविक था कि ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ टिल्टेड रही होगी और वेस्ट जर्मनी कैपिटलिज्म की तरफ। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार बना दी गई और वेस्ट जर्मनी के लोगों ने इस पर ग्रेफिटी आर्ट भी बना दिया। इस वॉल को जर्मनी के रीयूनाइट होने के बाद जून 1990 में गिरा दिया गया। उस समय जर्मनी के लोगों को क्या परेशानियां होती रही होंगी, इस पर ये एक मूवी है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1961 में न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल जुपिटर मिसाइल्स को इटली और तुर्की में डिप्लॉय कर दिया, जिसे सोवियत संघ ने अपने लिए खतरा माना। ऐसे में सोवियत संघ भी मौके की तलाश में था और उन्हें ये मौका तब मिलता है जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्यूबा को इन्वेड करने की नाकाम कोशिश की। हालांकि शुरुआत में फिदेल कास्ट्रो ने सोवियत संघ से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की डिमांड की, जिसे सोवियत संघ ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिस पर फिदेल कास्ट्रो ने सोवियत संघ के रिवॉल्यूशनरी बोल्डनेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और चाइना की ओर अपना झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे में पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए सोवियत संघ क्यूबा को यह प्रस्ताव देता है कि क्यों न मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को क्यूबा में डिप्लॉय कर दिया जाए, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए एक डिटरेंस क्रिएट करेगा। मिसाइल्स को क्यूबा में डिप्लॉय करके सोवियत संघ के नेता ख्रुश्चेव ने मैड मिलिट्री स्ट्रेटजी यानी कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को फॉलो किया। इसका मतलब आपने वो कहावत तो सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम मगर तुमको भी ले डूबेंगे। प्रेसिडेंट कैनेडी एक्सोकॉम की मीटिंग करते हैं और क्यूबा का नेवल ब्लॉकेट करने की नीति अपनाई जाती है। अब यहाँ समस्या ये थी कि अगर क्यूबा पर एक फुल फ्लेज इन्वेजन किया जाता है तो सोवियत संघ को जर्मनी में अटैक करने का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन ब्लॉकेट को भी एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाता है। इसलिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने नेवल क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि सोवियत विदेश मंत्री एंड्रेई ग्रोमियाको ने प्रेसिडेंट कैनेडी से बातचीत में कहा कि जो भी मिसाइलें डिप्लॉय की गई हैं वो एक डिफेंसिव पर्पज के लिए हैं, बट ड्रैगन लेडी U2 लगातार ऑपरेशनल साइट की तस्वीरें भेज रहा था। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट 2 ऑपरेशन प्लान 316 और प्लान 312 तैयार करता है। इसके अलावा सीक्रेट नेगोशिएशन भी होती रही, जिसने इस क्राइसिस को टालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसी ही एक सीक्रेट नेगोशिएशन का जिक्र सुनने को मिलता है, जिसे 26 अक्टूबर को अमेरिकन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ABC न्यूज के जॉन A स्कैली और सोवियत की खुफिया एजेंसी KGB के वाशिंगटन में चीफ अलेक्जेंडर फोमिन के बीच होती है। 26 अक्टूबर को दोनों साथ में लंच करते हैं और अलेक्जेंडर फोमिन कहते हैं कि स्कैली अपने कॉन्टेक्ट का यूज करें और स्टेट डिपार्टमेंट के और अपने मित्रों से जानने की कोशिश करें कि क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस क्राइसिस के लिए एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहेगा, और ऐसा उन्होंने ऑफिशियल बैकिंग के साथ कहा। हालांकि इसका पता बाद में चलता है जब निकिता ख्रुश्चेव के
लेटर्स डायरेक्टली डिलीवर्ड होने लगते हैं। इस सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए सोवियत संघ ने मुख्य रूप से 2 शर्तें रखी। पहली तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इटली और तुर्की में डिप्लॉयड जुपिटर मिसाइल्स को यूनाइटेड नेशन की निगरानी में हटवाएगा और साथ ही पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया जाएगा कि क्यूबा पर किसी भी तरह का इन्वेजन या अटैक नहीं किया जाएगा और ना ही भविष्य में किसी ऐसे को समर्थन दिया जाएगा जिनका इंटेंशन क्यूबा पर इन्वेजन करने या अटैक करने का होगा। उधर फिदेल कास्ट्रो कन्विंस थे कि क्यूबा पर अटैक जरूर होगा और वो टेलीग्राम भेजते हैं खुर्शीव को कि क्यों न एक प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया जाए यूएसए पर। हालांकि 2010 में एक इंटरव्यू देते समय फिदेल कास्ट्रो इस बात के लिए खेद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो स्टांस लिया था फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर अटैक वो सही नहीं था। अच्छी बात तो ये रही कि कम्युनिकेशन इन दोनों शक्तिशाली देशों के बीच होती रही। ऐसे में एक सही ट्रांसलेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक बड़े युद्ध से कुछ ही घंटे की दूरी पर हों। यहाँ एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर जुआनिटा मूडी को भी याद किया जाता है जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में क्यूबा डेस्क पर काम करती थी। हालांकि इनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पूरी दुनिया इस क्राइसिस को करीब से देख रही थी और कुछ पॉसिबल आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कुछ यूं कर रही थी कि अगर अमेरिका कोई थ्रेट नहीं देता है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, बट यूनाइटेड स्टेट की ये कमजोरी बताएगा। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट थ्रेट जरूर देगा। अब इसे सोवियत यूनियन मान ले और मिसाइलों को रिमूव कर दे तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट के लिए तो ये अच्छा होगा लेकिन सोवियत यूनियन के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर मिसाइल रिमूव नहीं की जाती है तो अमेरिका के पास केवल 3 विकल्प बचते हैं, या तो अटैक करे या केवल थ्रेट करे या फिर सोवियत की मिसाइल ज्यों की त्यों डिप्लॉय रहने दे। खैर इन सब के बाद भी न्यूक्लियर वार को चिंगारी देने से बचाने में एक सोवियत नेवल ऑफिसर को भी याद किया जाता है। इनका नाम था कॉमोडोर वैसिली आर्खिपोव। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान 27 अक्टूबर को यूनाइटेड स्टेट के 11 नेवल डिस्ट्रॉयर का एक ग्रुप और एयरक्राफ्ट कैरियर रैंडोल्फ ने क्यूबा के नजदीक इंटरनेशनल वाटर में एक न्यूक्लियर आर्म सोवियत सबमरीन B-59 को लोकेट किया। इसके बाद यूएस की नेवी ने सिग्नलिंग डेप्थ चार्ज को गिराना शुरू किया ताकि सबमरीन को ऊपर सरफेस पे आने पर मजबूर किया जा सके। B-59 सबमरीन कई दिनों से मॉस्को से कांटेक्ट में नहीं थी और यूनाइटेड स्टेट के सिविलियन रेडियो को मॉनिटर करते रहने पर जो सोल्जर B-59 पर मौजूद थे वे रेडियो ट्रैफिक और अधिक गहराई में होने की वजह से ये श्योर नहीं हो पा रहे थे कि युद्ध छिड़ गया है या नहीं। लेकिन कैप्टन वैलेंटियन सेवेस्की कन्विंस्ड हो गए कि वार शुरू हो चुकी है और B-59 को न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। सोवियत संघ की दूसरी सबमरीन से अलग B-59 स्पेशल वेपन कैरी करती थी जिसमें कैप्टन और एक पॉलिटिकल ऑफिसर मिलकर ही न्यूक्लियर लॉन्च को ऑथराइज कर सकते थे। अब चूंकि कमोडोर भी सबमरीन पर थे तो उनका ऑथराइजेशन भी जरूरी हो जाता है। इन तीनों के बीच एक आर्गुमेंट छिड़ जाता है कि न्यूक्लियर लॉन्च किया जाए या नहीं। केवल कमोडोर आर्खिपोव ही न्यूक्लियर लॉन्च के खिलाफ थे। नतीजन लॉन्च को रोक दिया गया और बाद में कैप्टन ने भी इसे सही माना। पर क्या होता अगर एक न्यूक्लियर लॉन्च हो जाता तो शायद जो विध्वंस होता उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बहरहाल 13 से 14 दिनों तक चले इस कठिन दौर का अंत बातचीत के द्वारा ही निकाला जा सका। दोनों देशों ने मिसाइलों को हटाने पर सहमति जताई। सोवियत ने क्यूबा से और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इटली और तुर्की से। यूएसए ये स्टेटमेंट देता है कि क्यूबा की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी और भविष्य में किसी भी तरीके का इन्वेजन या अटैक नहीं किया जाएगा, यहां तक कि किसी प्रकार का आंतरिक हस्तक्षेप भी नहीं किया जाएगा। इन सब सहमतियों के साथ ही ये क्राइसिस खत्म हो जाता है। अब जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और यही वो तरीका है जिससे पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है। इस वीडियो को बनाने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों का ही उपयोग किया गया है और इनकी सत्यता के लिए मैं कोई दावा नहीं करता। फिर भी 13 डेज जो कि राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक मेमोयर है जिसे 1969 में रिलीज किया गया था, इसे आधार बनाकर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, कई फिक्शनल और नॉन फिक्शनल मूवीज भी बनाई गई। कुछ मूवीज की लिस्ट ये रही, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में विश्व इतिहास की किसी और मुख्य घटना के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।